और अब खबरें तफसील से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला मुतनाज़ा रहा है। शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें हमेशा इसकी हिमायत में आगे आई हैं, तो दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत में खड़ी रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 31 मई को अर्जदाश्त दाखिल की गई है, जिस पर आज समाअत नहीं हो सकी। मामले की अगली समाअत 4 नवंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अर्ज-ए-दाश्त पर समाअत हो रही है। हाईकोर्ट ने मरकज को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। अश्वनी उपाध्याय जल्द अज जल्द मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज चाहते हैं। दुर्भाग्यवश देखिए कि पिछले 70 साल में 125 बार संविधान में संशोधन हो चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलटा जा चुका है, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा थी, जिसको रफ़ी अहमद किदवई, बाबा साहब अम्बेडकर, पटेल सब लोग चाहते थे, आर्टिकल 44, वो लागू नहीं हुआ। तो हमने ये कहा है कि कोर्ट सरकार को ये तो नहीं कह सकती आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, लेकिन कोर्ट ये कह सकती है सरकार को कि आप एक जुडिशियल कमीशन बना दो, दुनिया में अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है वो इसको एग्जामिन कर ले। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब पार्टी बन चुका है। बोर्ड के मुताबिक वो इस सियासी अपील की पुरजोर मुखालिफत करेगा। तो ये पूरे सिरे से ये पिटीशन नॉन मेंटेनेबल है, तो इस बात को कहने के को हमने कहा है। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं कि सिर्फ इसी तरह की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशनर साहब जो हैं वो अक्टूबर से पहले पिटिशन फाइल किया करते थे। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वो इंटरटेन नहीं हो रही है, तो बहुत सारी पिटिशन्स उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल किया है, उसमें से एक पिटिशन ये भी है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि कोर्ट में इस बात को पॉइंट आउट किया जाए कि ये किस तरह से फ्रिवलस लिटिगेशन है और किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लिटिगेशन है, क्योंकि वो पिटिशनर जो हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसमें पार्टी बना है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मानना ये है कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जिसमें आर्टिकल 44 है, उसमें आर्टिकल 25 भी है जो फंडामेंटल राइट्स के बाद में आता है, और आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। उसमें जितनी बातें कही गई वो सिर्फ ख्वाहिशात है, वो कोई चीज़ हुकूमत पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो मुतालबा है ये गैर दस्तूरी मुतालबा है, इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये कहा गया कि इस मुल्क में रहने वाले जितने मजहबी तबकात हैं उनको अपने मज़हब पर चलने, अपनी तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फंडामेंटल राइट हासिल है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में लॉ कमीशन पहले ही हाथ खड़े कर चुका है, लेकिन आइन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल की दफा 44 में कॉमन सिविल कोड का जिक्र है, इसलिए ये मामला सुर्खियों में बना रहता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़ा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 13वें दिन की समाअत हुई। निर्मोही अखाड़े की तरफ से कहा गया कि मुतनाज़ा ढांचे में मुसलमान 1934 के बाद से कभी नमाज अदा करने नहीं गए। ये मंदिर ही था जिसकी देखरेख निर्मोही अखाड़ा किया करता था। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन ने मजीद कहा कि मुसलमानों ने यह कबूल भी किया था कि 1855 से कबल वहाँ नमाज अदा करने के सबूत नहीं हैं। इसके बाद राम जन्मभूमि पुनर्विद्वार समिति की जानिब से पीएन मिश्रा ने बहस शुरू की, जो कल भी जारी रहेगी। झारखंड के मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये मुलाजमीन गुज़श्ता 30 माह से तनख्वाह से महरूम है। वहीं अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का दावा है कि मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। झारखंड के मदरसा मुलाजमीन सख्त माली बहरान के शिकार हैं। ये मुलाजमीन गुज़श्ता 30 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। मदरसों की मादी जांच के नाम पर इन मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी पर रोक लगी है। इनका इल्जाम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए जांच रिपोर्ट महकमे तालीम को सौंपे जाने के बावजूद मदरसा मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम है। थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। हम काबीना सतह के तमाम वज़रा से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं हम,
और हमारे मसले को हल नहीं किया गया। मदरसे की टीचर परेशान है और हम लोगों को लगता है कि सरकार के कहीं न कहीं से नीति है कि मदरसा को इसी तरह परेशान कर दो, ये अपने मदरसे को बंद करने के लिए मजबूर हो। वाज़ेह की रियासत में 186 मंजूर शुदा मदरसे हैं। ये मदरसे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूर शुदा हैं। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान कुछ इस अंदाज में मदरसा मुलाजिमीन की वकालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मदरसा है, जो आपका सब कुछ है, नर्स पूरा कर रहा है, उनके मौलवियों को तनख्वाह दे। ये कड़ाई से हमने एकेडमिक काउंसिल को भी कहा है और कड़ाई से स्कूली शिक्षा के भी सचिव और डायरेक्टर को कहा है। मदरसा मुलाजिमीन के मुताबिक मदरसा तलबा को मिड डे मील व दीगर सरकारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन तनख्वाह अदायगी में हुकूमत का रवैया गैर मुनसिफाना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। पसमानदा अक़लियती और SC तबके के तालिब इल्म की तालीमी इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमें अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक इन स्कीमों का मुकम्मल फ़ायदा ज़रूरतमंद तबके की उन तलबा और तालिबात को हासिल नहीं हो रहा है। पेश है मेरठ से खास रिपोर्ट। पसमानदा अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा और SC तबके के नितिन कुमार जैसे दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरठ के मुख्तलिफ कॉलेजों में गुज़िश्ता साल स्कॉलरशिप के आसरे में BTC में दाखिला लिया, लेकिन पहले साल के 2 सेमेस्टर खत्म हो जाने के बावजूद इन तलबा को स्कॉलरशिप की रकम हासिल नहीं हो सकी। कई तलबा व तालिबात ने कर्ज लेकर साल अव्वल की फीस अदा की। हम 2017 और 19 के बैच के स्टूडेंट हैं BTC के। हमने जो फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा था उसकी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, लेकिन हमारे सेकंड ईयर का फॉर्म जब भरा गया तो हमारा सेकंड सेमेस्टर पूरा होने से पहले ही भरवा दिया गया था, लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो उसकी भी नहीं आई है। ना ही हमारे फर्स्ट ईयर में आई और ना ही सेकंड ईयर में। स्कॉलरशिप न आने से बच्चों को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे इतने गरीब हैं। हमने खुद कर्जा लेकर अपनी फीस जमा करी है। मेरा था और मेरी सिस्टर का था, SC कोटे का था हमारा, तो सेकंड सेमेस्टर में सभी के कैंसिल कर दिए गए, SC के भी, क्योंकि हम समाज कल्याण गए थे। उन्होंने ये बोला है कि तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था जब तक फॉर्म फिल हो गए थे, तो इसलिए आपके इसी कारण आपके फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जो अब फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं उनमें हमें अलग विकल्प देकर हमारा भी उसमें फिर से आवेदन करने के लिए हमें भी वो दी जाए। वहीं SC, ST और OBC की स्कॉलरशिप के लिए जिम्मेदार मुताल्लिका महकमे के अफसरान के मुताबिक स्कॉलरशिप के फॉर्म दाखिल करने में सेमेस्टर मार्कशीट की कॉपी लगाना लाजमी है, लेकिन सेशन में देरी होने और रिजल्ट में ताखिर होने से स्कॉलरशिप की रकम वक्त पर जारी होने में दुश्वारी पेश आ रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि इनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। BTC के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम के बाद हमारी जो डेट है फॉर्म भरने की वो 10 अगस्त तक है, सॉरी 10 सितंबर तक है। तो अगर 10 सितंबर तक इनके रिजल्ट आ जाएंगे तो ये भर सकते हैं। हो सकता है अगर हमारी डेट और बढ़ जाए आगे, लेकिन शर्त यही है कि रिजल्ट आना चाहिए। फलाही स्कीमों के जरिए इमदाद के लिए शराइत को पूरा करना लाजमी है, लेकिन सेमेस्टर इम्तिहानात को लेकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की लेट लतीफी अब तालिब इल्मों के लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोलकाता के अल-अमीन कॉलेज की अक़लियती किरदार की बहाली के लिए हुकूमत सामने आई है। मेंबर इन काउंसिल अमीरुद्दीन बाबी ने वज़ीर तालीम की जानिब से कॉलेज का अक़लियती किरदार बहाल किए जाने का दावा किया। वाज़ेह गुज़श्ता कई बरसों से अल-अमीन कॉलेज तनाज़े का शिकार है। कोलकाता के मिली अल-अमीन कॉलेज का अक़लियती दर्जा बहाल कर दिया गया है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर इन काउंसिल अमीरुद्दीन बॉबी, जो इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के सदर भी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। 4 दिन पहले हमें बुलाकर और मीटिंग करने के बाद और अप्रूव कर दिया विद ऑल उनके एसोसिएट में जो कॉलेज के जो ये हैं IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं, जनरल जो है एडवोकेट जनरल, उनके भी सब रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज स्टेटस तो आपको मिल चुका है और इस जीवी कॉलेज को स्मूथ चलाने के लिए हम इसको अप्रूव कर दें। मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने
एक तनाज़े के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में अल-अमीन मिली कॉलेज का अक़लियती दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद कॉलेज में अक़लियती तलबा के दाखिले कम हो गए हैं। बदकिस्मती से जो है कॉलेज की हालात ऐसी थी, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल करने की वजह से कुछ टीचरों का जो है आपसी तनाव या उसके वजह से कॉलेज को दिन बर दिन जो है ऐसा मोड़ देखना पड़ा जो नहीं होना चाहिए। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने अल-अमीन कॉलेज के अक़लियती किरदार की बहाली को अहम बताते हुए जल्द ही कॉलेज को नए सिरे से तामीर करने का भी फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना की रिपोर्ट। अपने हुकूक की बाजियाबी, मुल्क की तरक्की और क़याम इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि नई नस्ल को बुनियादी तौर पर आइनी, दस्तूरी और कानूनी मालूमात फराहम की जाए। ये सोचना है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी शोबे कानून के असातिज़ा और उन जिम्मेदारों का जो मानते हैं कि बेहतर मुल्क की तश्कील सिर्फ़ और सिर्फ आइन व दस्तूर और जमहूर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके ही हासिल की जा सकती है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने और नई नस्ल के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक मुहिम शुरू कर रखी है। ये बेड़ा उठा रखा है नई नस्ल को आईनी, दस्तूरी, कानूनी और समाजी सतह पर बेदार करके मुल्क को बेहतरी के लिए तब्दील किया जा सकता है। इसी मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी के शोबे कानून ने शोबे इमरानियात के साथ मिलकर एक ऐसी तहरीक शुरू की है जो यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की जहन साजी मुल्क और उनके अपने मुस्तकबिल के लिए करेगी। डेवलपिंग से एक डेवलप्ड उसमें अगर आना है तो हमारे लिए नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर द फैक्ट बीइंग कि हमें अगर अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम एक प्रॉपर सिविलाइज सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर हम नहीं दे सकते हैं। इक़दाम कर सकते हैं जिससे हम एक सोशल चेंज ला सकें। ख़ास तौर पे पावर्टी एलिविएशन है, जेंडर इक्वलिटी है। हमारे जो यूथ हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन उनकी आगे बढ़ती जा रही है, उनको हम कैसे आगे लाएं जिससे हम अपने मुल्क की तरक्की और जाहिर है पावर्टी एलिविएशन जब होगा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। शोबे कानून से मुंसलिक लोग मानते हैं कि सबसे पहले नई नस्ल को आइन व दस्तूर का एहतराम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना होगा। तालीम और इल्म ही वो एक जरिया है जिसके जरिए से हम सारी जंजीरों को तोड़ सकते हैं कि जो लोग उसके हकदार हैं उनको उसका हक मिले। हम लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, बेदारी लाना चाहते हैं कि लोग जान सकें। अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है। गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन और गवर्नेंस की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में नहीं। अनकरीब ही समाजियात से जुड़े लोग माशरती जिम्मेदारियों के हवाले से तलबा को बेदार करने के लिए इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मरकजी और रियासती हुकूमत के सदर दफातर को लखनऊ मुंतकिल किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलाहाबाद बंद रखा गया। हाई कोर्ट के वकला ने हुकूमत के फैसलों के खिलाफ सख्त एहतजाज बुलंद किया। वकला इस बात की भी मुखालफत कर रहे हैं कि जिसके तहत तालीमी तनाज़ात को हल करने के लिए एजुकेशन सर्विस ट्रिब्यूनल को इलाहाबाद के बजाय लखनऊ में कायम करने की तजवीज़ है। वकला की बंद की अपील को कई समाजी और तिजारती तंजीमों ने भी अपनी हिमायत का ऐलान किया था। वकला का कहना है कि रियासती हुकूमत के कई सदर दफातर इलाहाबाद में बरसों से कायम है, लेकिन मौजूदा हुकूमत रफ्ता रफ्ता इन दफातर को लखनऊ मुंतकिल कर रही है। आज बंद के दौरान शहर के मरकजी इलाकों में दुकानें और कारोबार पूरी तरह से बंद रहे। शहर के बाज़ मकामात पर वकला की तरफ से ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने के वाक़यात भी सामने आए। हाई कोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में बंद का सबसे ज़्यादा असर दिखाई दिया। हम लोगों ने दुकानों को इसलिए बंद कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक शैक्षिक ट्राइब्यूनल का गठन वो लखनऊ में कर रही है, जो कि एक साजिश के तहत प्रयागराज के परिस्थितियों को कमज़ोर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमाम कार्यालय सरकारी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पब्लिक का, जो हाउस टैक्स है, जो हजरतगंज का रेट है वो यहाँ के अल्लाहपुर मोहल्ले का रेट किया जा रहा है हाउस टैक्स का। उस पर हम लोग यहाँ के सारे व्यापारी संगठन मिल करके
हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो इलाहाबाद जो सरकारी संस्थाएं हैं जिस पे सरकार का कब्जा है, वो मतलब किसी न किसी तरीके से सरकार जो है इसको लखनऊ शिफ्ट करना चाहती है और इसी के विरोध में आज इलाहाबाद बंद है और हम सब इसका विरोध करते हैं। और हमारे साथ सारे संगठन, सारे राजनीतिक दल के लोग और अधिवक्तागण सारी समर्थन में शामिल हैं। जो हाई कोर्ट बार अधिवक्ता संघ है उनके द्वारा आह्वान किया गया है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें अभी तक पूरी तरह से शांति रही है प्रयागराज बंद के दौरान, क्योंकि इनको व्यापारियों का भी समर्थन है और अन्य जो संगठन हैं, विभिन्न संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, उनका भी समर्थन था। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पानी की किल्लत के तंगी लोगों को बेदार करने और उन्हें पानी बचाने की मुहिम से जोड़ने के लिए न्यूज़ 18 की मुहिम मिशन पानी लॉन्च हो गई है। न्यूज़ 18 की इस मुहिम को लॉन्च किया अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने, जो मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर भी हैं। नेटवर्क 18 की मुहिम मिशन पानी का आगाज। पानी की कहानी घर घर पहुंचाएगा नेटवर्क 18। हार्पिक के साथ मिलकर इस मुहिम को बनाएगा अवामी मुहिम। मिशन पानी की आवाज बने अजीम अदाकार अमिताभ। मन हुआ कि इसमें जुड़ जाना चाहिए तो जुड़ गए। आवाज हो तो अमिताभ जैसी, और अमिताभ बच्चन की यही आवाज बन गई है मिशन पानी की आवाज। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मिशन पानी को लेकर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सुर में अमिताभ बच्चन ने भी अपना सुर मिला लिया है। अब इन्होंने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर पानी बचाने की मुहिम को हर खासो आम तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। सुनिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की मुहिम से जुड़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने क्या कहा। एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और मुझे लगता है कि ये न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय लिया है आपके चैनल ने। तो सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे। नेटवर्क 18 के मिशन पानी से अमिताभ बच्चन का जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अवाम-उन-नास के लिए जरूरी है, क्योंकि पानी की मौजूदगी दिन ब दिन घटती जा रही है, जबकि इसकी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में जरूरत है पानी के हर कतरे को सहेजने की, ताकि कल पानी के लिए लड़ना न पड़े, पानी के लिए रोना न पड़े। जब तक जो पानी जो बरसता है वो धरती के अंदर नहीं जा पाएगा, तब तक हमारे कुएं का जो स्तर है वो ऊपर नहीं आएगा। और कई बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुएं में से पानी निकाला जाता था, अब उसका स्तर जो है वो नीचे चला गया। पानी बचाना जितना मुश्किल काम है उतना ही आसान भी। बस हम सबको इसकी कीमत और अहमियत समझना होगी। जैसे ही आप पानी को जिंदगी से जोड़कर देखेंगे, इसे बचाना आसान हो जाएगा। हम लघु शंका के लिए गुसलखाने में जाते हैं जी, उसे हटाने के लिए हम फ्लश चलाते हैं जी, और जितना पानी उसको हटाने में जाता है वो लघु शंका से दीर्घ होता है, बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं इसका हमें एक उपाय ढूंढना होगा। जी हाँ, हर छोटी से बड़ी जरूरत के लिए इंसान जितना पानी बहाता है, अब उसे इस तरह पानी बहाना बंद करना होगा। अब पानी को बचाना सीखना होगा। मिशन पानी। और हार्पिक यही काम कर रहा है। हार्पिक ये काम कैसे कर रहा है, आप खुद सुन लीजिए। Majority of toilets in the country, there are not flushes. You have to pour water. The prevalent practice is to use detergents to clean the toilets. And detergents use 5 times the amount of water that a specialist product like Harpic does. So every time you are using Harpic, it just is formulated to basically save water. नेटवर्क 18 की मुहिम मिशन पानी के लॉन्च के दौरान जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़े और इस मिशन को हर आम खास तक पहुंचाने पर जोर दिया। जो सफलता हमने स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त की है, जो है व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज करने में जो कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के कंधों में सवार होकर आज पूरा देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से लबरेज है और ये मानता है कि हम ये विश्वास करता है कि हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। पानी को बचाने की मुहिम तभी मुकम्मल होगी जब इससे हर आम खास को जोड़ा जाए, जब बूढ़े, बच्चे और जवान सभी पानी की कीमत और अहमियत को समझें और इसे बेजा बहाने की बजाय
बचाने की कोशिश में लगे। तभी बचेगा पानी, तभी बचेगी जिंदगानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री की निजीकारी की मुखालफत की है। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने हड़ताली मुलाजमीन से मुलाकात की और खुद भी धरने पर बैठ गईं। प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर फैक्ट्री की निजीकारी का इल्जाम लगाते हुए सनतकारों को फायदा पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। अपनी क्षमता से 2 गुना ज्यादा इसका उत्पादन है, लेकिन केंद्र की सरकार क्या करना चाहती है? बेदर्दी से इसका निगमीकरण करना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस फैक्ट्री के निगमीकरण के बाद अगली चीज क्या होगी? ये फैक्ट्री सरकार के उद्योगपति मित्रों को दी जाएगी और इसका निजीकरण किया जाएगा। अंदर शादाब ने रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री के हड़ताली मुलाजमीन से खास बातचीत की और उनका दर्द जानने की कोशिश की। दिनों से रेल कोच फैक्ट्री के निगमीकरण के खिलाफ यहाँ के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब इस फैक्ट्री को निगमीकरण करने की पूरी योजना बना ली है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है और इसी बात का विरोध यहाँ के कर्मचारी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी इन कर्मचारियों के बीच पहुंची, इनका हाल जाना और इनके दुख को बांटा। प्रियंका गांधी ने यहाँ मंच से बोलते हुए कहा कि इस फैक्ट्री को निगमीकरण किए जाने के पीछे राजनीति है, क्योंकि ये फैक्ट्री सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती है, इसलिए इसका सबसे पहले निगमीकरण कराया जा रहा है। कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज प्रियंका गांधी आई यहाँ पर, उन्होंने इस निगमीकरण के खिलाफ आप लोगों का साथ दिया है, क्या लगता है, क्या उम्मीद जगती है? अब तो उम्मीद पूरी जगती है कि हमारा निगमीकरण रुक जाएगा, क्योंकि अब यह बात हमारी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। हम लोग 65 दिन से यहाँ चिल्ला रहे थे, 1000 आदमी, 5000 आदमी, मगर हमारी खबर बाहर तक नहीं जा रही थी, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जा रही थी। आज हमारी खबर ये दिल्ली तक पहुंची है, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो ये फैक्ट्री इतना मुनाफा दे रही है, तो इसका निगमीकरण क्यों कर रहे हैं? अभी हम लोग रेल कर्मचारी हैं, निगमीकरण होने के बाद हम लोग रेल के कर्मचारी नहीं रहेंगे, निगम कर्मचारी हो जाएंगे, जिससे हमारी बहुत सारी सुविधाएं छिन जाएंगी। रही दूसरी बात, सरकार इस मुनाफे वाली फैक्ट्री को निगमीकरण कर रही है, उसका तो नहीं पता कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जिन जिन फैक्ट्रियों का निगमीकरण किया, चाहे BSNL हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे NTPC हो, चाहे ONGC हो, आज सभी कंपनियां घाटे पे जा रही हैं और बंद होने के कगार पे है। निगमीकरण के बाद जैसा ये लोग बताते हैं, इसका निजीकरण हो जाएगा और प्रियंका गांधी ने इस पर भी तंज कसा कि सरकार का एक तरीका है काम करने का। जब अर्थव्यवस्था इतने घाटे में है तो सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को सारे उद्योग दे देना चाहती है। इस तरह प्रियंका गांधी ने भी आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि प्रियंका गांधी के इस धरने में शामिल होने से इन कर्मचारियों को एक नई ऊर्जा जरूर मिली है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 रायबरेली। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में 27 अगस्त 1920 यानी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जब मजलिस कानून साज में वो बिल पेश किया गया था जो बाद में एक कमेटी के जरिए पास हुआ और 14 सितंबर 1920 को गवर्नर जनरल ने दस्तखत किए, जिसके बाद इदारे को हुकूमत हिंद की जानिब से 1 लाख रुपए सालाना की ग्रांट मिलना शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान राहत अबरार ने बताया कि यही वो दिन है जिससे बहुत से अलीग वाकिफ नहीं हैं। हालांकि आज के दिन की AMU की तारीख में बहुत अहमियत है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने 100 साला जश्न को निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पहली दिसंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाकायदा वजूद में आई, लेकिन उसकी इब्तदा जो है वो आज ही के दिन हुई थी। जिस दिन बिल पेश होता है वो बड़ी तारीख़ी दिन होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है और मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने एक कमेटी भी कायम की है कि यूनिवर्सिटी अपनी 100 साला तकरीबात जो है बहुत ही शान और शौकत के साथ मनाएगी।
मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फिराक गोरखपुरी हयात व खिदमात के उन्वान से मुनक़दा सेमिनार में उर्दू के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और फिराक गोरखपुरी को हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का नुमाइंदा शायर करार दिया। सेमिनार में दानिशवरों ने फिराक की शायरी और रुबाइयों की नई मानवियत पर नए सिरे से तहक़ीक़ करने पर जोर दिया। उस ज़माने में जब हम गालिब को पढ़ते थे, मोमिन मीर को, उसके कुछ अरसे बाद ही जो सबसे बड़ा शायर उर्दू के नौजवानों पे छाया, जब हम कॉलेज में पहुँचे तो वो रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी थे। मगर अफसोस है कि उर्दू शेर व अदब में फिराक गोरखपुरी पर इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया। ज़बानों पर महारत हासिल की, उर्दू, पर्शियन, अंग्रेज़ी सभी में उनको महारत हासिल की। इसीलिए उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और उनका अपनी बात को कहने का अंदाज़ जुदा था। हमारी आज की नस्ल के लिए वो एक मिसाल हैं। फिराक हमारे अहद के एक बड़े शायर हैं। उन्होंने गज़ल में तग़ज़्ज़ुल का सलीक़ा हमको सिखाया है, और अगर हमको उर्दू अदब में कुछ सीखना है और कुछ समझना है और किस तरह के मोड़ उर्दू गज़ल में आए हैं, तो उसके लिए फिराक गोरखपुरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुस्तान में अकेडमीज़ हैं, आए दिन सेमिनार मुशायरे होते हैं। दो एक सेमिनार जिनकी किताबें मेरे पास नहीं आई, दिल्ली में हुआ जैसे, लेकिन कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो रहा हो। अभी तक मैं समझता हूँ नहीं हुआ कि बाकायदा कोई एक प्रोजेक्ट, तो फ्राक प्रोजेक्ट के तौर पर काम होना चाहिए और उनकी शायरी में या उनकी जो फिक्र में जो पहलू हैं उनको नुमाया होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी एक बहुत अच्छे शायर थे, जबकि वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने हिंदी और उर्दू में बहुत अच्छी शायरी की और दोनों ही लैंग्वेजेस में उन्होंने एक पुल का काम किया। अकोला कच्ची मेमन जमात ने अपने फलाही कामों को आगे बढ़ाते हुए ज़रूरतमंद तालिबात को साइकिलें फराहम की, साथ ही कामयाब तालिबात को इनामात से नवाजते हुए उनकी हौसला अफजाई की। पेश रिपोर्ट। अकोला कच्ची मेमन जमात और ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की जानिब से बच्चों को एजाज दिया गया। तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा और तालिबात एजाज़ात से नवाजे गए, जबकि गरीब और ज़रूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को साइकिलें दी गईं। इन तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए दूर से पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, ताहम अब साइकिलें मिलने से इन्हें आसानी होगी। हमें 7th में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स से रिजल्ट हमारा अच्छा है, तो हमारे कच्ची मेमन जमात ने सबको गिफ्ट बांटे। हमें साइकिल इनाम मिला है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए हमें कच्ची मेमन जमात ने हमें साइकिल दी है। बहुत दूर से 7 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना आना पड़ता था। इस वजह से कभी कभी क्लास में छुट्टी भी माननी पड़ती थी, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी। बारिश का भी मौसम है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ होती थी। मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि जावेद सर की वजह से मैं रोज़ ट्यूशन जा पाऊँगी, ट्यूशन एंड कॉलेज रेगुलर कर पाऊँगी। इस दौरान प्रोग्राम में शरीक तमाम जिम्मेदारों ने समाज में तालीमी पसमानदगी को दूर करने पर जोर दिया, साथ ही गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए कच्ची मेमन जमात के अफराद को आगे आने की सलाह भी दी। ये देखिए, हमारी पूरी 500 जमातों मेमन जमातों के अंदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एक पॉलिसी है कि बच्चों को इंक्रीज करें और बच्चों को इनामत से नवाजें, ताकि उनको एक हौसला मिलता है बच्चों को। तमाम जमातें इस तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम करती हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन करती है, ताकि दूसरों बच्चों को भी प्रोत्साहित हो, दूसरे बच्चों को इंक्रीज हो, दूसरे बच्चों की हौसला अफजाई हो। इस मौके पर अकोला में मेमन टावर का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस टावर में कच्ची मेमन बिरादरी के साथ साथ समाज के दूसरे तबकों के लिए भी समाजी और फलाही काम अंजाम देने का अज़्म किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान की रिपोर्ट। बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर रहमान शरीफ ने गरीबी मुफलिसी का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों को
सुनहरा मुस्तकबिल देने की कोशिश की है। रहमान शरीफ की ये कोशिश रंग ला रही है। उनके 2 बेटे और 1 बेटे क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में रहमान शरीफ एक ऐसे ऑटो ड्राइवर हैं जो कि अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत इन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और इनकी बेटी नगमा शरीफ अंडर 16 में रियासती सतह पर खेलने के बाद अब कर्नाटक प्रीमियर लीग में खेल रही है। पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी और बड़ा भाई क्रिकेट खेलता था जस्ट इसमें BYCA में, और उसको देखकर मुझे शौक उठा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने भी क्रिकेट स्टार्ट किया, टेनिस सीधे लेडर बॉल में स्टार्ट किया खेलने। नगमा शरीफ फास्ट बॉलर की हैसियत से KPL की बेलगावी टीम के लिए खेल रही है। अपनी कामयाबी के सफर को जारी रखते हुए कौमी सतह पर भी नगमा खेलने का पूरा अज़्म रखती है। उधर नगमा शरीफ के कोच कहते हैं कि नगमा की खास सलाहियतों पर तवज्जो दी जा रही है और इस लड़की का KPL के लिए सिलेक्शन अपने आप में बड़ा कारनामा है। अभी अंडर 16 में स्टेट खेला इस साल, अभी अंडर 19 भी आने वाला है स्टेट के लिए। उसमें भी अगर अच्छा परफॉर्म करी तो वो अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हो सकती हूँ मैं भी। पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अभी 16 ईयर्स है मेरा, अभी अच्छा मेहनत करूँगी तो इंडिया भी खेल सकती हूँ। हाँ जी, टैलेंट अच्छा है, पेस तो अच्छा बहुत बढ़िया है पेस, और हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। इरफान सर भी बहुत वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, वो हो जाएगा। अगर ऐसे चलते रहेगी तो हो जाएगा। ये देखो ये बहुत कम होता है, और वुमेंस क्रिकेट में तो बहुत कम ही लड़कियां आते हैं। जैसे मेंस क्रिकेट में है वैसा नहीं, मेंस क्रिकेट में तो 18 ईयर्स से अबव को ही लेते हैं। इसमें तो वुमेंस क्रिकेट है, वुमेंस क्रिकेट में प्लेयर्स कम है, और प्लेयर्स कम है उसमें भी वैसा ही रूल है, लेकिन इसका टैलेंट देख के वो उसको सिलेक्ट करके। नगमा शरीफ के भाई फजलुल्लाह शरीफ और रिजवान शरीफ भी क्रिकेट के मैदान में कदम जमाने की कोशिश में हैं। उनके वालिद रहमान शरीफ यही कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी ऑटो ड्राइवर बनकर गुजार दी, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी बड़े होकर ऑटो ड्राइवर बने। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और उनकी खेलकूद की जानिब खास तवज्जो दी है। रहने के लिए घर नहीं है, चलाने के लिए ऑटो नहीं है, किराए का घर है, किराए का ऑटो है। जो आदमी कूली करता रहेगा उसकी ज़िंदगी सारी कूली ही होती रहेगी, और उसके बच्चे भी कूली वाले बन जाएंगे। सारी ज़िंदगी इसी कटेगी कि आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स में इसीलिए छोड़ दिया, करो या मरो, करो या मरो। घुट घुट के मरना ठीक नहीं है, ऐसे ही मर जाओ, इंडिया के लिए शहीद हो जाओ। इसीलिए मैं लाके तीनों को डाल दिया, वो सक्सेस हो रहा है। रहमान शरीफ कहते हैं कि गरीबी के आलम में उन्होंने अपने बच्चों को तालीम और खेल के मैदान में तरबियत फराहम करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि हुकूमत की जानिब से भी माली मदद हासिल करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम को जल्द ही नए नाम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला लिया है। इस तरह 1983 में बना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम 12 सितंबर को अरुण जेटली के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को जल्द ही अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो तारीखी स्टेडियम है जो 1983 में बनाया गया था। फिरोज शाह कोटला का नाम शायद इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पास ही में फिरोज शाह तुगलक का जो किला है वो यहाँ पर मौजूद है। ये वीरेंद्र सहवाग गेट है। इस तरह के बहुत सारे गेट हैं, और जो तारीख़ है हिंदुस्तान की खेलों की, क्रिकेट की, वो इस स्टेडियम से जुड़ी हुई है। वो इसकी दीवारों पर बिखरी हुई है, इसके गेट पर बिखरी हुई है। यहाँ पर हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट को लेकर के ये स्टेडियम था, उसी के लिए सुर्खियों में आता रहा, और हमेशा इसमें जो है इंटरनेशनल क्रिकेट होता रहा। तो इस गेट को अब DDCA ने ये तय किया है कि इसका नाम अरुण जेटली के नाम से होगा। 12 सितंबर की तारीख रखी गई है जब इसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएगी, और पूरे तौर से ये स्टेडियम
अरुण जेटली के नाम से मौसूम हो जाएगा। आपको याद रहे 24 अगस्त को ही वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली का इंतकाल हो गया था और उनकी याद में ये स्टेडियम का नाम उनके नाम से मौसूम करने का फैसला किया गया है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खास बात इंडिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में जहां लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से लोगों की मुश्किलात को उजागर करने और उन्हें इंतजामिया तक पहुंचाने में एक कलीद रोल रहा है। अनंतनाग में भी आम लोगों ने इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए इसे आम लोगों की आवाज़ करार दिया है। लोगों का कहना है कि मुश्किलात के इन अयाम में वाहिद न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदों ने वादी की अतराफ वकनाफ में हालात का मुशाहदा किया और आवाम को हर चीज़ से बाखबर रखा, जबकि बैरून रियासतों और ममालिक में क़याम पज़ीर कश्मीरी लोगों के साथ राब्ता बनाने में भी न्यूज़ 18 उर्दू ने अहम किरदार अदा किया है। लोगों ने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स व दीगर मेंबरान का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आगे भी ये नेटवर्क आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरेगा। अनंतनाग का रहने वाला हूँ और आज आपको पता है 25 दिन से यहाँ बंद है। एक प्रॉब्लम होती तो मैं बता देता आपको कि प्रॉब्लम मेन क्या है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम का सैलाब है कि सिर्फ एक चैनल है न्यूज़ 18 जिनको मैंने हालात ख़राब में भी लोगों के पास पहुंचता है। मेन रोल जो रहा है, अगर हमारी आवाज़ किसी तरह से बाहर पहुंच रही है, वो एक चैनल है अब न्यूज़ 18। ये जो हक की बात है कि हमारे पास अगर कोई पहुंच रहा है इस वक्त इस मुसीबत में, पैदल मैंने न्यूज़ 18 के नुमाइंदों को पैदल कुलगाम जाते हुए देखा, अपनी आँखों से पहलगाम जाते हुए देखा। 4, 5, 6 जगह उसको गाड़ियाँ बदलनी पड़ी। एक कुछ जगहों पर उसने स्कूटर का सहारा लिया, कुछ जगह वो मेरे साथ पैदल भी आए न्यूज़ 18 के नुमाइंदे, कुछ जगह उनको रोका भी गया, कुछ जगह उनको कैमरा भी छुपाना पड़ा, ये माइक भी छुपानी पड़ी। तो तकरीबन 6 जगह उनको भी जो मीडिया के साथ प्रॉब्लम है वो तो मैं अब आप समझ सकते हैं। मीडिया के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो 6 जगह गाड़ी से उतरा, फिर स्कूटर पे चढ़ा, कहीं पैदल चला और यहाँ अनंतनाग पहुँच गया है। हम न्यूज़ 18 के कश्मीरी की तरफ से अब ये न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर की चैनल बन गई है। न्यूज़ 18 जहाँ भी जाओ इस वक्त एक मीडिया चैनल नज़र आती है जो हमारी आवाज़ बाहर पहुँचाती है, न्यूज़ 18 है। टंगमर्ग में कल से लैंडलाइन सर्विस बहाल होगी और जगह जगह STD सहूलियात भी बहाल रखी जाएगी। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नेतू ने किया है। टंगमर्ग में मीडिया से बात करते हुए जे नेतू ने कहा कि लोगों के दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाएगा। जे नेतू ने मजीद कहा कि लोगों की सहूलियात के लिए उन्होंने BSNL के ओहदेदारों को हिदायत दी कि जगह जगह STD सहूलियात बहाल रखी जाए ताकि लोग अपने अजीज़ व अकारिब से बातचीत कर सकें। डिस्ट्रिक्ट में अब लैंडलाइंस जो है चालू हो गई है और यहाँ भी होपफुली कल तक हमारे यहाँ टंगमर्ग में चालू हो जाएंगी। और पब्लिक की सहूलियत के लिए हमने BSNL वालों को हिदायत दी कि वो जगह जगह जो है STD फैसिलिटी रखें ताकि लोग अपने रिश्तेदारों से या लोग जो जिनके बच्चे बाहर हैं या रिश्तेदार बाहर है उनसे रब्ता कर सके, उनकी खबर खैरियत ले सके। तो मुझे उम्मीद है कि जो पब्लिक की तरफ से हमें कोऑपरेशन मिली है और जो पब्लिक की तरफ से इनपुट मिला है उस पर ज़रूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नज़र है और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरी नज़र रखी हुई है। जहाँ जहाँ जो ज़रूरी करना होगा पब्लिक को सहूलियत पहुँचाने के लिए वो ज़रूर किया जाएगा। रियासत में मौसलाती निज़ाम के ठप होने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगरचे इंतज़ामिया और पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल कॉलिंग खिदमात मैसर रखी है, तहम लोगों के लिहाज से ये नाकाफ़ी है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि वो मोबाइल खिदमात को बहाल करें ताकि उन्हें अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका फराहम हो। ज़िला कुलगाम में ये सहूलत मुख्तलिफ मराकज़ पर रखी गई है, ताहम लोगों ने दूर दराज इलाकों में भी ये सहूलत रखने की मांग की। कि ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप अंदर देखोगे वहाँ पे बहुत सारी जो लाइनें हैं, कतारों में लोग तकरीबन 300 400 जो लोग हैं वो कतारों में लगे हुए हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें कि जिन अफसरों के पास मोबाइल फ़ोन खुले हुए हैं, BSNL फ़ोन, उनका अपना काम होता है
वो बेचारे लोगों के वो जो फ़ोन कराने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि अपना जो दफ्तरी काम जो है वो ठप पड़ा हुआ। उसके साथ साथ जहाँ तक अगर पुलिस स्टेशन की बात करें या एसपी ऑफिस की अगर बात करें, वहाँ पे भी इन्होंने सहूलियत रखी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये लैंडलाइन वगैरह अगर उनको भी ओपन किया जाता, उससे बहुत मदद मिलती लोगों को। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूर दराज यहाँ से अगर कुलगाम से, क्योंकि नूराबाद एक दूर दराज इलाका है, या कोंड से लोग जब आजकल जो है ट्रैफिक जो है ठप बंद है, तो वहाँ पे जो एक गरीब बंदा है जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको आने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ अगर वहाँ पे अगर कोई लैंडलाइन वहाँ पे ओपन होती तो उनको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। क्या मुतालबा रहेगा आपका? बस यही हम दरखास्त करते हैं गवर्नर साहब से कि अगर यहाँ पे जो मसलाती निज़ाम अगर वो रिस्टोर किया जाए तो उसे बहुत फ़ायदा हो। हुकूमत महाराष्ट्र अक़लियती ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए 1 लाख सिलाई मशीन तकसीम करने का मंसूबा रखती है। इस स्कीम से मुस्लिम ख़वातीन रोज़गार से जुड़ सकती हैं। पूरी तफसील जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सरबराह हैदर आज़म से ख़ास बात की। महाराष्ट्र अक़लियती ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल करने जा रही है, और ये पहल ये है कि अक़लियती ख़वातीन को जो है वो 1 लाख के करीब मशीनें जो है वो बांटी जाएगी। ये कार जो है वो बहुत ही अहम है, और हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से हैदर आज़म जो कि मौलाना आज़ाद फ़ाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, इसके तवस्सुल से काम ये आगे बढ़ रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि 1 लाख मशीन बांटने की स्कीम पे गौर खौज हो रहा है, तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा और अक़लियती ख़वातीन को जो है वो किस तरह से फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, अक़लियती ख़वातीन जो है, ख़ास करके मुस्लिम महिलाएं, वो घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं, और आज महंगाई के इस दौर में लोगों के परिवार को चलाना इतना आसान नहीं है। घर के मर्द जितना भी कमा के लाते हैं, इतने खर्चे लोगों के बढ़ गए हैं कि वो पूरा नहीं हो पाते। तो अक़लियती ख़वातीन के लिए हमने एक योजना तैयार की है कि महाराष्ट्र के 1 लाख परिवार को हम मुफ्त में सिलाई मशीन आने वाले दिनों में दे रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी लगभग हमने पूरी कर ली है। हमारी कई अलग अलग कंपनी, जो गारमेंट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ हमने मीटिंग तय किया है। हमारा मकसद सिर्फ सिलाई मशीन बांटना नहीं है, बल्कि उनको रोज़गार से जोड़ना है। कल मैं इचल करंजी में था, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ टेक्सटाइल हब है, वहाँ पर कपड़ों का बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, कपड़े तैयार होते हैं, और सूरत और अहमदाबाद और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में वो सप्लाई करते हैं। तो वहाँ के लोगों से, कारोबारी से हमने बात करके इन महिलाओं के लिए रोज़गार कैसे उनके घरों पर ले जा कर के मुहैया कराई जाए, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा की है। और भी बहुत सारी कंपनियों से हमने बात की है। हमारी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का फंड भी रिलीज़ कर दिया है। बहुत जल्द हम इसके ऊपर बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मशीन आप जब दोगे तो उसकी शराइत क्या होगी? किस शर्त के बुनियाद पर जो है वो आप ख़वातीन को मशीनें देंगे? नहीं, हमारी कोई शर्त एक ही है कि हमारा जो मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का जो बचत गट हम बना रहे हैं, उसके साथ वो जुड़ना चाहिए। बस हमारा एक ही कंडीशन है, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि वो बचत गट से जुड़ करके रेगुलर बेसिस पे उनको काम मिलता रहे। बचत गट को मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन 2 लाख से 5 लाख रुपया लोन भी देगा, और हम उनको सिलाई मशीन भी देंगे, ताकि वो घर बैठे अपने कारोबार को अच्छे ढंग से कर पाए। आगे भी इसमें और कई सारी चीज़ें हम जोड़ने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी का जो ऐलान है कि सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ जो है वो जो होम स्किल और होम प्रोडक्शन की बात वो करते हैं, तो इसकी जानिब जो है एक बहुत ही अहम कदम है। अब ये देखना होगा कि मतलब कितनी जल्दी ये मशीनें जो है वो ख़वातीन तक पहुंचती हैं, और वो ख़वातीन जो है वो रोज़गार से जुड़ती हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।